शब्द विचार भाग खा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भाग खा लिखा है, क्योंकि हम इससे पहले इसका भाग का पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि हिंदी भाषा का जो विकास है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत से, और उसके बाद इसका जो शब्द भंडार है वो किस किस तरीक़ों से, किन किन तरीक़ों से हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुआ है। जहाँ पर हमने रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर ये सारी बातें की, और उसके बाद उसके अंतर्गत हमने देखा कि प्रयोग के आधार पर जो दो तरीके हैं, विकारी और अविकारी के माध्यम से, उसके अंतर्गत हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो समाहित कई व्याकरणिक नियम हैं वो शामिल होते हैं। और उसके और भी अन्य जो भाग हैं जो हमने पिछले भाग में पढ़ा है उसको देखें, आप ज़रूर देखें। सबसे पहले, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है और सीक्वेंस ही मैटर कर रहा है यहाँ पर, कि हिंदी व्याकरण को समझने के लिए उसके क्रम का जो निर्धारण हुआ है उसको आप ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपको व्याकरण बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो ये बात यहाँ पर क्लियर होगी कि ये भाग खा यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि इसका भाग का वहाँ पर हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत शब्द भंडार किन किन तरीकों से हिंदी भाषा का में शामिल हो सका है, और उसके अंतर्गत हमने और भी डेप्थ में इसकी नॉलेज ली है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हम भाग खा पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं शब्द विचार की, बाद में आगे हम बात को बढ़ाते हुए व्याकरणिक नियमों को जानते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, यानी एक वाक्य है कि कमला पढ़ती है, छोटा सा वाक्य आपको एक उदाहरण देने के लिए लिया जा रहा है बस। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, एक शब्द, चाहे आप ये ले लो, ये ले लो, या फिर ये ले लो, शब्द है और ये एक पूरा जो है, ये पूरा एक वाक्य है, तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका जो संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है, तो प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं। यानी कि कमला पढ़ती है एक वाक्य है, अब ये जो करता है यहाँ पर, इसका लिंग क्या है, इसके अनुसार ये बाकी चीज़ें जो है ये भी बदल जाती हैं, जिसका प्रभाव इस पर पड़ता है। इसको क्लियर करने के लिए दोबारा एक सेंटेंस में लिखती हूँ, जैसे कि है ये कमला पढ़ती है, कमल पढ़ता है। ये शब्द इनके प्रभाव से, ये इसके अनुसार ये प्रभावित हो रहे हैं, इसके अनुसार ये प्रभावित हो रहा है, तो इसलिए हर एक शब्द एक दूसरे से जुड़ा है और ये एक नियम के आधार पर चल रहा है। कमला जो कि एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंग का जो है यहाँ पे जानकारी दे रही है, यहाँ पर स्त्री और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जानकारी दे रहा है। तो कमला एक लड़की का नाम है, जिसके अनुसार क्रिया बदल गई। यहाँ पर ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, तो इस अनुसार यहाँ पे इसकी क्रिया बदल गई। तो यही बात इस पैराग्राफ में बोली जा रही है कि जो एक शब्द है, वो एक शब्द वाक्य में जब प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है, और उस संबंध होने की वजह से वो उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो संबंध की जो ये अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भाग किए गए हैं। अब ये शब्द जो है, इसके दो भाग प्रयोग की दृष्टि से और रूप परिवर्तन की दृष्टि से किए गए हैं। एक है विकारी, दूसरा अविकारी। यहाँ पर शब्दों को दो इन कारणों से परिवर्तित होने की वजह से दो भाग में बांटा गया है। जब हम शब्द जो एक वाक्य में प्रयोग होने वाला शब्द जो है, पूरे वाक्य में आपसी संबंध होने की वजह से सारे शब्दों के जब रूप बदलता है अपना, तो उस प्रयोग की दृष्टि से और रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं। शब्द जो है, एक होता है विकारी, यानी जिससे विकार उत्पन्न होता है, यानी जिससे बदलाव उत्पन्न होता है। एक होता है अविकारी, जिससे बदलाव नहीं आता है। शब्दों के अर्थ को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। विकार का मतलब होता है जिससे बदलाव आता है, परिवर्तन होता है। विकार यानी जिससे परिवर्तन
हो और परिवर्तन ना हो। तो ये इसके अर्थ समझ लीजिए, अब यही है इसका अर्थ, और इसी के आधार पर आप इसको समझेंगे तो आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। और यहाँ पर हम शब्द को किस आधार पर बांट रहे हैं? प्रयोग के आधार पे और रूप परिवर्तन के आधार पे, जो कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया। कमला पढ़ती है, कमल पढ़ता है। कमला जो स्त्रीलिंग है तो वो उसकी क्रिया भी उसी के हिसाब से बदल गई। कमल जो कि पुल्लिंग है उसके अनुसार उसकी क्रिया बदल गई कि कमल पढ़ता है। तो इसी के आधार पर जो शब्द अपना परिवर्तन लेते हैं और या फिर परिवर्तन नहीं लेते हैं, उसके आधार पर इसके दो भाग किए हैं, एक ये दो, ये एक और ये दूसरा भाग। एक है विकार, दूसरा है आविकारी। विकार का मतलब होता है परिवर्तन होता है जिसमें, और आविकार जिसमें परिवर्तन नहीं होता। अब विकार के अंतर्गत कौन कौन से जो हिंदी व्याकरण के नियम आते हैं वो देखेंगे हम, उसी के अनुसार सारी हमें बातें समझ में आएंगी। तो ये बातें यहाँ तक तो समझ में आ गई कि विकार और आविकार क्या है। इसमें परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया व्याकरण के नियम आते हैं, और आविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। अब आप देखेंगे संज्ञा, जब संज्ञा क्या है? संज्ञा में लड़का, लड़की, स्थान, वस्तु हर चीज आ जाती है, उसके अनुसार उसका क्या लिंग है वाक्य बदलेगा। सर्वनाम में भी यही है, तू, तुम, हम, आपका, मैं, तुम्हें, ये, इसके अनुसार भी वाक्य में परिवर्तन होते हैं। विशेषण भी उसी के अनुसार बदलता है, और क्रिया तो बदलती ही है। इसलिए ये विकारी शब्द के अंतर्गत सारे नियम आते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे व्याकरण के नियम जो है विकारी के अंतर्गत ही क्यों आते हैं? विकारी के अंतर्गत इसी के लिए आते हैं क्योंकि ये विकार उत्पन्न करते हैं, यानी बदलाव लाते हैं। तो संज्ञा से भी बदलाव आता है, सर्वनाम से भी, विशेषण से भी, और क्रिया से भी बदलाव आता है। इसी के लिए ये विकारी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं नियम। और अविकारी में ये सब क्यों आते हैं, इस पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जो क्रिया विशेषण है, जब हम किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं, समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हैं, संबंध बोधक का प्रयोग करते हैं, या विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं, तो इससे बदलाव नहीं आता, क्रिया विशेषण है। जैसे मैं बोलती हूँ कमला धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रही है। चलना जो है क्रिया है, और धीरे धीरे क्या है? क्रिया की विशेषता बता रही है कि वो धीरे धीरे चल रही है। अब मैं बोलूँ कमल धीरे धीरे चलता है, तो आप देखेंगे चलता है तो परिवर्तित हो गया क्योंकि वो क्रिया है, इसीलिए वो विकारी में आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे शब्द वैसे का वैसे ही प्रयोग हुआ, उससे विकार उत्पन्न नहीं हुआ, यानी वो वैसे का वैसे ही है। अब वैसे ही आप देखेंगे समुच्चय बोधक में भी होता है, संबंध बोधक में भी होता है विस्मयादि बोधक क्या है? अरे, ओ, हे, ये सारे शब्द जो है, या फिर हैरानी भरे शब्द जो है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। संबंध बोधक जो संबंध स्थापित करते हैं कि वाक्यों को जोड़कर रखते हैं, और समुच्चय बोधक ये सारे जो है जिसमें और, तथा, या ये सारे शब्द प्रयोग होते हैं। तो इनका प्रयोग करने से वाक्यों में कभी भी लिंग में और उसके वचन में कभी परिवर्तन नहीं आता। इन व्याकरणिक नियमों में आता है जब हम इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए ये विकार के अंतर्गत आते हैं, और इसलिए ये आविकारी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये सारे जो नियम हैं वो आविकारी के अंतर्गत आते हैं, और इसीलिए ये नियम जो है वो विकार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके प्रयोग से वाक्य में परिवर्तन होता है। होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरीके का प्रश्न आपके दिमाग में आता है जो आपको लगता है यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने प्रश्नों को दें यहाँ पर, हम उसके उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। अब विकार, अविकार, इन सब की बातें कर ली हमने। अब हम विकार के अंतर्गत जितने भी हिंदी व्याकरण के नियम आते हैं उनको एक एक करके यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। संज्ञा को हर किसी ने इतना पढ़ा है कि इसकी परिभाषाओं की तो आप बात ही ना करें, और इनकी परिभाषाएं जो है उसको इतने रट्टे मार रखे हैं सबने, बहुत अच्छी तरीके से सबको याद है। तो हमें यहाँ पे ना तो परिभाषा को पढ़ाने ना उसे याद कराने की ज़रूरत है, बाकी हमें जो टॉपिक समझने की कोशिश कर रहे हैं वो टॉपिक तो हम यहाँ पर समझेंगे। संज्ञा क्या है? संज्ञा को मैं एक लफ्ज़ में बता दूँ ताकि आप समझे रहें इस बात को, कभी कंफ्यूज ना हो लाइफ में, तो वो है नाम।
कुछ भी, कैसा भी नाम है, कैसा भी नाम है, कोई अब कोई वस्तु है हमारे पास, आसपास है, हमारा बेड है, हमारी चेयर है, हमारी टेबल है, इनको हम कैसे जानते हैं? इनके, क्योंकि इनके अपने नाम हैं। अगर इनका नाम ना हो तो ये वस्तुओं की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जब आप अपने आसपास कोई भी चीज़ मौजूद हो, इंसान मौजूद हो, जगह मौजूद हो, उसका अगर नाम है तो वो संज्ञा है। बस आप इतनी सी बातें समझ लें। संज्ञा क्या है? जिस भी किसी वस्तु का, स्थान की या फिर जगह का नाम हो। मेरी कक्षा में 50 बच्चे बैठे हैं, अगर उस कक्षा के 50 बच्चे नेमलेस हों, उनका कोई नाम नहीं होगा, तो वो कुछ भी संज्ञा नहीं हो सकते। फिर तो वो एक ग्रुप के बारे में जाना जाएगा, और ग्रुप भी एक संज्ञा ही है, वो भी हमें आगे पता चलेगा। ग्रुप भी एक संज्ञा ही है, तो उसको ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उसको संज्ञा कैसे समझेंगे, आगे बात होगी उसकी। लेकिन हर एक बच्चे का अगर अपना अपना नाम है, स्पेसिफिकली विशेष रूप से वो अपने नाम की वजह से जाना जा रहा है, वो हर एक व्यक्ति जो है संज्ञा है, नाम है, क्योंकि वो अपने नाम से जाना जा रहा है। मैं किसी जगह पे जा रही हूँ, मैं ताजमहल घूमने गई हूँ, और मैं ताजमहल को, उसके उस जगह का नाम ताजमहल है, जिसकी वजह से वो विशेष रूप से जाना जा रहा है। अन्यथा वो कोई एक स्थान होगा, और किसी स्थान की वैसी ही चर्चा की जाए तो उसके बारे में एक वही बात हो गई जो कॉमन बात सब कर रहे हैं। अगर किसी का नाम लेते हो, अगर आप किसी स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं, तो वो एक संज्ञा है। तो संज्ञा क्या है? सीधे साफ लफ्जों में है नाम। आप इसको याद रखें कि नाम जो है वो है संज्ञा। अब किसी वस्तु का, और जैसे हमने यहाँ पे बात की, संज्ञा क्या है? नाम है, हर चीज का नाम है। अगर आप उस नाम, संज्ञा है, संज्ञा के बाद जो है, नाम के बाद आप उसको तुम, वे, आप, मेरा, मेरे को, तुमको, उनको, वे, ऐसे, वैसे, या वो, यह, ये सब चीजें जो है वो सर्वनाम हो जाती है। जो कि हम सर्वनाम आएगा तब उसकी बात करेंगे। तो संज्ञा क्या है? नाम है। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। अब इस एक ही सेंटेंस में आपने देखा इतने सारी संज्ञा है। राम व्यक्ति का नाम है, आगरा जगह है, ताजमहल वहां पर मौजूद जो चीज है उसका नाम है। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है, सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है। अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। अब ये गुण हुआ क्योंकि वो सुंदर है, तो सुंदर भी जो है भाववाचक संज्ञा हो गई। तो परिभाषा क्या हो गई इसकी? अब आप परिभाषा, जो कि अभी तक हमने अपने आसपास से कनेक्ट करते हुए पढ़ा है, उसी को आप परिभाषा बना दी जाती है। अब आप उसको समझेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ समझ में आएगी। किसी भी प्राणी यानी इंसान, जीव जंतु जो भी है, स्थान, वस्तु और भाव यानी जो हम महसूस करते हैं, के नाम का जो बोध कराए, यानी समझ दे हमें उसकी, या हमें उसे जानकारी दे हमें उसकी, उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद क्या है? संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के अंतर्गत 2 और कैटेगरीज मिलेंगी जो आगे चल के हम देखेंगे। व्यक्तिवाचक यानी आप देखेंगे, अगर हिंदी शब्द से ही इसका मतलब निकालें, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, वही है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो विशेष का बोध कराती है। देखा आपने यहाँ पे हमने जो बात की अभी, तो वो विशेष की ही बात करती है। किसी विशेष, स्पेसिफिकली किसी एक की बात की जाएगी यहाँ पर, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक की। मैं गांधी जी के बारे में बात करूँ, पॉलिटिकल व्यूज से देखा जाए तो बहुत लोग हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन गांधी जी के बारे में बात हो रही है, किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उसके नाम के साथ बात हो रही है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचारों, पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं।
तो ये विशेष रूप से किसी का जो है परिचय कराए वो संज्ञा है। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हमें क्या बताता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी वर्ग, यानी किसी ग्रुप की बात की जा रही है। ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको ये क्लियर चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। जातिवाचक यानी किसी ग्रुप की बात की जा रही हो तो वो संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, अब गाय कई हैं, अगर आप अपनी ही गाय के बात कर रहे हैं, अगर आपने उस गाय का कोई नाम है तो वहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन सारी गायों की बात हो रही है तो वो एक ग्रुप की बात हो गई, किसी ग्रुप की बात हो गई। तो इस तरीके से आप बात को समझें कि अगर कोई एक गाय होगी, किसी एक गाय की बात की जा रही है, उसका नाम होगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब सिर्फ गाय बोला जा रहा है तो ये ग्रुप की बात हो गई, जातिवाचक संज्ञा की बात हो गई। आदमी, आदमी कौन सा आदमी? अगर किसी आदमी का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आदमी ही बोला जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक है, ग्रुप की बात हो रही है। पुस्तक, पुस्तक तो बहुत सारी हैं, हिंदी की है, गणित की है, साइंस की है, तो किसी एक पुस्तक का नाम लिया जाए, हिंदी पुस्तक का नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर सिर्फ पुस्तक बोला जा रहा है तो वो ग्रुप की बात हो गई, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। नदी, किसी नदी का नाम लिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वरना वो जातिवाचक संज्ञा है। तो आदि शब्द जो अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रायः जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाचक शब्दों के नाम आते हैं। भाववाचक संज्ञा की बात होगी अब यहाँ पर। भाव यानी जो कि भाव का बोध कराते हैं, यानी आप विशेषण समझ लें इसे। भाव, भाव बराबर विशेषण, और विशेषण जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताता हो, उसके अंदर जो खूबी होगी वो बताएगा। यहाँ पर चीज़ों को समझने के लिए एक पॉइंट दे रही हूँ मैं, आप उसको समझें बस। तो भाव जो है आप यहाँ पर विशेषण लेकर चलें जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। भाव यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप भाव बराबर विशेषण ले लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे विशेषण, मैंने बोला, एक आपको हिंट दिया, एक ट्रिक दी है मैंने समझने के लिए। अब आप यहाँ उदाहरण देखें, ये बोल रहा है जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों, वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण दोष ये विशेषण में बताया जाता है। अवस्था कैसी है, व्यापार कैसी है, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य रूप से 5 प्रकार से होती है। जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा की बात की जा रही है। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या है? जातिवाचक एक ग्रुप की बात होती है, जातिवाचक जो कि ग्रुप की बात करता है, भाववाचक जो कि विशेषण की बात करता है। शिशु, शैशव, शिशुता, विद्वान, विद्वता, मित्र, कौन सा मित्र? अगर आप नाम ले लें तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पशु, कौन से पशु की बात हो रही है? अगर आप उस पशु का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, अन्यथा पशु की बात कर रहे हैं आप तो फिर पशु तो यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा, किसी ग्रुप की बात हो रही है। पशुता, पुरुषत्व, सतीत्व, लड़कपन, गौरव, बचपन, सज्जनता, आदमियत, इंसानियत, दानवता, बुढ़ापा, ये सब आपके भाववाचक हो, क्योंकि ये यहाँ पर विशेषण बन गए। और ये यहाँ पर बात हो रही है ग्रुप्स की, और किसी का नाम लेकर स्पेसिफिकली बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर नाम लेके बात की जाएगी तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, अन्यथा यहाँ पर तो ये सारे ग्रुप की ही बात हो ही रही है यहाँ पर। तो ये सब का सब जो है यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है, क्योंकि किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जातिवाचक है और ये जो है अब आपके भाववाचक संज्ञा है। तो आप इसे ध्यान से देखें, अब चीज़ें बहुत आसान हैं। आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। अब सर्वनाम से कैसे आप देखेंगे? सर्वनाम से, सर्वनाम में मम, स्व, आप, सर्व, निज, अपना,
ये ग्रुप की बात हो रही है। अब मैं बोलूँ हम, तुम, आप, तो ये क्या हो गया, ये ग्रुप की बात हो रही है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन मैं, तुम, आप अपना अपना नाम के साथ बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा में आप इसका भाव बन गया, देखिए स्वत्व, आपा, सर्वस्व, निजत्व, अपना, तो ये भाव है, ये विशेषण है, विशेष रूप से आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। विशेषण से कैसे है, अब विशेषण से देखते हैं। कठोर, विधवा, चालाक, शिष्ट, ऊंचा, नम्र, बुरा, मोटा, ये सब क्या है, ये सब है जातिवाचक। और ये हो गए भाववाचक। अगर किसी का नाम लेके बात की जा रही है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्रिया से देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्रिया है जो कि सुनना, गिरना, चलना, कमाना, बैठना, पहचानना, ये सारे भाववाचक बनाना यहाँ पे मेनली सिखाया गया है यहाँ पर कि इनसे भाववाचक कैसे बन रहे हैं। कमाना का कमाई, बैठना बैठक, पहचानना पहचान, खेलना खेल, जीना जीवन, चमकना चमक, सजाना सजावट, लिखना लिखावट, तो ये भाववाचक बनाने की प्रक्रिया है यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है, जो कि क्रिया से भाववाचक बनाना बताया जा रहा है। अब अव्ययों से बताया जा रहा है आपको। अव्यय से यहाँ पर दूर, ऊपर, धिक, शीघ्र, मना, निकट, नीचे, समीप, दूर से दूरी बना, ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, तो ये भाववाचक हैं आपके और ये अवयव है। तो इस तरीके से हमने संज्ञा को पढ़ा। संज्ञा जो कि आप सभी पढ़ते चले आ रहे हैं, हमेशा से टॉपिक को क्लासिफाई कर दिया जाता है क्लास के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं टॉपिक को थोड़ा और वाइडर सेंस में आपके सामने पेश कर दिया जाता है। संज्ञा जो कि नाम है और इसके जो 3 मुख्य भाग है, जहाँ पर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी जो कि स्पेसिफिक किसी नाम को बताता है, दूसरा जो ग्रुप को बताता है, तीसरा जो कि भावों को बताता है। तो वो सारे जो है क्या हो गए, ये सारे संज्ञा हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगले भाग में हमारे आ जाता है विकार के अंतर्गत हम ये जिनसे विकार उत्पन्न होता है उन्हीं व्याकरणिक नियमों को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम वही है जहाँ पर हम नाम की जगह पर मैं, तुम, आप, वह, यह सब शब्दों का प्रयोग करें। तो नाम जो होते हैं वो संज्ञा होते हैं और इनकी जगह पे मैं, तुम, हम, आप की जो बात कर रहे हैं वो हो गया सर्वनाम, क्योंकि हम नाम का प्रयोग नहीं कर सकते बार बार। और जब हम भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें सर्वनाम की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कैसे, देखते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्वनाम की। सर्वनाम टॉपिक यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका दूसरा टॉपिक। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता यानी छोटा करने के लिए, पुनरुक्ति यानी किसी चीज को बार बार दोहराने के दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। अब इसी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दे देती हूँ मैं यहाँ पर। मैं गांधी जी के विषय में बात करना चाह रही हूँ, आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ अपनी क्लास में सभी बच्चों को, और गांधी जी से संबंधित सारी जानकारी देती हूँ कि उन्होंने देश के लिए हमारे क्या क्या किया। आपको टॉपिक बता दिया गया है कि आज गांधी जी के विषय में बात होगी, लेकिन क्या मैं एक बार नाम लेने के बाद बार बार यही बोलती रहूँगी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत देश के लिए ये किया, उन्होंने आज़ादी के लिए, उन्होंने, अब देखिए आप ऑटोमेटिकली मैंने उन्होंने शब्द का प्रयोग कर लिया, बजाय कि अब मैं अगर बार बार मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के लिए ये किया, मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के लिए आंदोलन छेड़े, ये किया और वो किया, तो इस तरीके से मैं क्या बार बार जब नाम लेते हुए ये बताऊंगी कि उन्होंने भारत देश के लिए अपनी क्या भूमिका निभाई है, तो क्या ये यहाँ पर बेहतरीन लगता है भाषा के, एक बेहतरीन भाषा के नज़रिए से? तो यही चीज़ की खामी को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है व्याकरणिक दृष्टि से किसी भाषा को मजबूत बनाने के लिए। कि हम किसी एक विषय में बात कर रहे होते हैं तो शुरुआत में हम उसकी भूमिका को पेश करते हैं और उसके बाद उनके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने इसको इस तरीके से किया, ये सारी चीज़ें जो है वो सर्वनाम होती हैं, जहाँ पर वो ये वो उन्होंने उसने ऐसे वैसे, ये सारे शब्द जो है उसी एक विशेष
संज्ञा की जानकारी दे रहा होता है। इसीलिए इसकी परिभाषा भी यही बनी है कि भाषा में सुंदरता और संक्षिप्तता, पुनरुक्ति दोष, यानी बार बार उसी नाम को, उसी संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो संज्ञा है, और संज्ञा को हटाकर अब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे ताकि वो बात जो है सुंदर हो सके, संक्षिप्त हो सके और पुनरुक्ति दोष से बच सके। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी सबके नाम की जगह पर जिन शब्दों के इस्तेमाल से हम बात को बेहतरीन बना सके वो है सर्वनाम। अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। अब आप देखेंगे इसी एक वाक्य में 2 बार सीता की बात हो चुकी है, जबकि एक बार सीता नाम लेने से हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर सीता की बात हो रही है। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वो बीमार है। अब वो बोल देने से बात वही अर्थ दे रहा है, लेकिन वो पॉइंट गलत तरीके से सामने नहीं आ रहा, भाषा की दृष्टि से वो गलत चीज़ पेश नहीं हो रही है बार बार किसी संज्ञा को दोहराने से। इनके स्थान पर यदि यह कहा जाए सीता आज शाला नहीं क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। अब परिभाषा इसकी मुख्य रूप से बताई जा रही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। अब आपको ये परिभाषा बहुत फैमिलियर लग रही होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये आपको अब इस तरीके से रट्टा लगाते हुए याद नहीं आएगा। अब आपको इसका अर्थ समझ में आएगा कि इसकी परिभाषा इस तरीके से क्यों बनी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि संज्ञा की एक स्थिति है, एक प्रयोग है जो भाषा के लिए जरूरी है, लेकिन उसका बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, यानी उसके प्रकार कितने हैं। तो 6 प्रकार हैं सर्वनाम के। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी प्रकार हैं, उनको भी देखना जरूरी है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं: उत्तम, मध्यम, अन्य, जिसमें उत्तम में आता है मैं, हम, मध्यम में आता है तुम, आप, अन्य में आता है वह और वे, जो, सो, उसका, कौन, किसने, स्वयं, स्वतः। अब यहाँ पर यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष क्या होता है। इसके लिए उदाहरण दे दिया जाएगा आपको यहाँ पर, जिससे आपको बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। बात यह है कि उत्तम क्या है। उत्तम का मतलब पहला, मध्यम का मतलब बीच का यानी दूसरा, अन्य यानी तीसरा या फिर अन्य। तो पहला, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और इस वक्त मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पर पहली कैटेगरी में मैं आ जाऊँगी, और मेरे से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मेरी बात को जो सुन रहे हैं, वो मध्यम पुरुष में आ जाएंगे क्योंकि वो मेरी बात को सुन रहे हैं। अन्य वो हो जाएंगे जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, उस तीसरे की जब बात हो रही है तो वो अन्य हो जाएगा। तो मुख्यतः ये व्यक्ति जो होता है वो बोलता है, बोलने वाला होता है। ये व्यक्ति जो होता है वो श्रोता होता है, और ये व्यक्ति जो होता है इसकी बात होती है। ये याद रखें आप। इसलिए ये उत्तम पुरुषवाचक है, ये मध्यम और अन्य। उदाहरण देखिए। अब मैं अपने बारे में यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अपनी कोई बात बोल रही हूँ, तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि आज मैंने ये किया। तो मैं बात को बोल रही हूँ, मैंने अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग किया। अगर हम ग्रुप में है, ग्रुप की तरह आपसे कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम शब्द का प्रयोग कर लेंगे। और आप सुन रहे हैं तो मैं अब आपको बोलूँगी कि तुम लोगों ने आज कक्षा में इस विषय की जानकारी ली, और तुम लोग सुन रहे हो, तुम्हारे लिए तुम शब्द का प्रयोग करेंगे, आप शब्द का प्रयोग करेंगे। अन्य पुरुष जो है, जिसमें कि मैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे हमने पहले ही उदाहरण लिया गांधी जी के, तो मैं बोलूँगी वे इस प्रकार के व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे। तो मैंने जिसके बारे में बात की उनके लिए मैंने वह, वे, उनको, उनके, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। तो ये सारे जो है यहाँ पे बात जो हुई वो है सर्वनाम की बात हुई।
कि उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक क्या हुए। बहुत ही आसानी से आप इसको महसूस कर सकते हैं कि जो बोलता है, आप मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे मैं उत्तम पुरुषवाचक, आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं, और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष है। तो आप अगर जब उत्तम पुरुष में हो, किस स्टेज पर हो, तो आप मैं हम का प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष में तुम आप, अन्य पुरुष में वह और वे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सर्वनाम की बात कर रहे थे, तो उसमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये 6 प्रकार हैं जिनकी अब एक एक करके हम यहाँ पर बात करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक यानी जिसकी भी बात हो रही हो उसके लिए स्पेसिफिकली हम उनके लिए जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। वो भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक में क्या होगा, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, जिसे बुलाते हुए या जिसके बारे में बात करते हुए, जिसको बताई जा रही हो बातें, उसको बताते हुए कहा जाए, जिससे बातें कही जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाएंगे, जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। मैं बोलती हूँ आज आप सभी को ये होमवर्क दिया जा रहा है कि आप संज्ञा और सर्वनाम विषयों की अच्छे से पढ़ाई करेंगे और उनके विषय से संबंधित जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी करेंगे। तो मैंने आपके लिए तुम, आप और आप लोग जैसे शब्दों का प्रयोग किया, और मैं ये बोलूँगी कि आज मैंने आप सबको कक्षा में संज्ञा और सर्वनाम पढ़ाया तो मैंने अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग किया। तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। ये मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाए, कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे वे लोग, ये, यह, आप। यहाँ पर हमने पुरुषवाचक संज्ञा की बात की। पुरुषवाचक जिसमें किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, चाहे वो सुनने वाला हो, चाहे वो बोलने वाला हो, चाहे वो हम दोनों के सुनने और बोलने वाले के बीच में ना हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, उसके लिए किस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसकी बात हुई। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति, यानी जो चाहे पास में हो चाहे दूर हो, उसकी बात की जाए और निश्चित संकेत करें, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके 2 प्रयोग हैं, निकट की वस्तुओं के लिए यह, ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह और वो। तो कैसे, अब मेरे पास एक पुस्तक रखी है तो मैं उसके लिए बोलूँगी कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। दूर कोई पुस्तक होगी, वो पुस्तक बहुत अच्छी है। यानी ये और वो का प्रयोग उसके लिए हुआ जिसके बारे में निश्चित रूप से बात की जा रही है कि मैं उसी पुस्तक के बारे में बात कर रही हूँ, चाहे वो मेरे पास में हो चाहे मुझसे दूर हो। जरूरी नहीं कि वो पास हो तभी निश्चितता उसकी दर्शाई जा सके, तो वो चाहे मेरे पास हो चाहे दूर हो, लेकिन मैं अगर उसकी ओर एक विशेष इशारा इंगित करते हुए उसको बता रही हूँ कि इसी पुस्तक की बात कर रही हूँ, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। या फिर मैं वो बोलूँ, जरूरी नहीं है कि ये किसी वस्तु के लिए प्रयोग हो, दूर खड़े किसी ग्रुप में एक बच्चा आप देख रहे हैं जो मेरी कक्षा का विद्यार्थी हो, तो मैं बोलूं कि वह बच्चा जो है मेरी कक्षा का विद्यार्थी है, और या फिर बोलूं यह बच्चा यानी यह विद्यार्थी मेरी कक्षा का है। तो यह और वो शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन इसकी निश्चितता भी यहाँ पर पता चल रही है। तो निश्चयवाचक क्या हो गए, जिससे निश्चितता का पता लगे, चाहे वो दूर हो चाहे वो पास हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात होगी। अनिश्चय यानी जिसकी निश्चितता ना हो, जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। जहां इसकी जानकारी ना मिले कि किसके बारे में बात की जा रही है,
वहाँ पर ऐसे शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में डाला जाता है। तो कोई उसे बुला रहा है यानी ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है या फिर घी में कुछ मिला है। क्या मिला है? अब पानी में कुछ मिलने की बात हो रही है, तो यानी पानी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गंदगी हो सकती है या फिर कोई मिलावट हो सकती है, किसी भी चीज़ के बारे में बात की जा सकती है। तो इस कुछ की जानकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए ये अनिश्चय सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो गई यहाँ पर। तो इस तरीके से अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जहाँ पर अनिश्चितता की बात हो रही है, जहाँ पर किसी चीज़ के पक्के होने की बात नहीं है, तो उसकी जानकारी हमें नहीं मिल रही है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। जैसे जो सोएगा सो खोएगा। जो शब्द जो है वो यहाँ पर संबंध बता रहा है, संबंध बन रहा है। सोएगा सो खोएगा, ये इनकम्प्लीट लग रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी और उसकी शब्द जो है ये कनेक्टिंग है, ये संबंधवाचक सर्वनाम की जानकारी दे रहा है। यहाँ पर जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। तो यहाँ पर आप एक इसकी पहचान ये है, ये कनेक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं कि जो सोएगा सो खोएगा, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, ये जो इस तरीके की वर्डिंग्स होती हैं, जहाँ पर आपको दिख जाए वहाँ पर समझ जाइए कि संबंधवाचक सर्वनाम आपको देखने को मिल रहे हैं। पहली तो पहचान इसकी यही हो गई कि इस तरीके से जो कहावतें की तरह जो होती हैं उसमें संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, देखने को मिलते हैं। दूसरा जो, सो, जिसकी और उसकी और जो, वह, ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम वैसे भी होते हैं जो एक अच्छा सेंटेंस, एक कहावतों के सेंस में ये बनाते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि यहाँ पर बता ही रहा है, प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न हो जिसमें प्रश्न संबंधी सर्वनाम देखने को मिले तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या, किसने, कौन, ये सारे जो है सर्वनाम है प्रश्न से संबंधित। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है। अब क्योंकि प्रश्न लगा है, वाचक चिन्ह लगा है और यहाँ पे इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। और वहाँ, और ये यहाँ पर वहाँ शब्द भी जो है एक सर्वनाम है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन शब्द जो है सर्वनाम हो गया, कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है कल तुम किससे बात कर रहे थे। अब आप देखेंगे यहाँ पे तुम शब्द भी है जो कि सर्वनाम होता है, जिसके बारे में अभी हमने शुरू में पढ़ा। यानी यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन सा पुरुषवाचक है, यहाँ पर हमने देखा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हुए कि सेंटेंस में हमने एक और सर्वनाम देखा जो कि तुम है। और ये तुम सर्वनाम जो है पुरुषवाचक के कौन से प्रकार में आता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आज तुम्हें क्या चाहिए। अब यहाँ पर क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन हमने यहाँ पर तुम्हें भी देखा, ये पुरुषवाचक के किस भाग में आता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे देखते हैं अगला, निजवाचक। निज का मतलब होता है अपना, स्वयं, ये निज के समानार्थी शब्द हैं। तो जहाँ हम अपना, निज, स्वयं का, ये सारे इस तरीके से संबंधित अर्थ देने वाले जो सर्वनाम देखेंगे वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ऐसा सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। जैसे कि आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं तो है ही यहाँ पर सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक के कौन से उसमें कैटेगरी में आएगा ये भी बताओ आप। अपनी शब्द जो है यहाँ पर वो निजवाचक में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपनी शब्द का प्रयोग जो है वो निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। आप अपने घर कब जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कब जो है वो भी प्रश्नवाचक आ गया, अपने जो है ये निजवाचक आ गया, और आप जो है वो पुरुषवाचक के कौन सी कैटेगरी में आया है आप बताएंगे। तो इस तरीके से आप एक वाक्य लें और उस वाक्य के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम है उसकी कैटेगरी को पहचानें, एक बार याद करने की कोशिश करें। आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। 3-4 उदाहरण लें और प्रैक्टिस करें और देखिए एक ही वाक्य में आपको कई सारे सर्वनाम देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा। तो फिर से हम देखेंगे यहाँ पर कि मैं
और ये मैं शब्द जो है वो भी सर्वनाम है अपनी। और अगले सेंटेंस है आप अपने घर कब जा रहे हैं, तो कब जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक हो गया, अपने निजवाचक हो गया। आप कौन सा पुरुषवाचक की कैटेगरी में आता है ये आप बताएंगे। इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। तो इस भाग में यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम तक ही समझेंगे। अगले भाग में अन्य व्याकरणिक नियमों को जानने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक जो संज्ञा और सर्वनाम जो कि विकार के अंतर्गत आते हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे और सारा सीक्वेंस भी याद होता जा रहा होगा कि किस सीक्वेंस में किस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से व्याकरणिक नियम शामिल होते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बात की संज्ञा और सर्वनाम की, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से